हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि किसी भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, आईएएस, पीसीएस या फिर किसी भी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ इस सेशन से जुड़िए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए सॉरी, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आईएएस, पीसीएस या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो भी एग्जाम है आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी, उसमें उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पे जाके ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लिस्ट बना है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे प्रमुख भारतीय जनजातियाँ दी गई हैं और राज्य दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनजातियाँ कौन से राज्य में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे बैगा है तो ये किस राज्य में पाई जाती हैं? असम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। इन सब में से आपको चूज करना है। भूटिया भी कहाँ की है, करबी है, फिर रंगपुरा है। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन चूज होगा और इसको आपको मैच करा देना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो देखिए बैगिया की बात करें तो ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, मैं आपको बता दूं। ये बैगिया जो होती है ये मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। जबकि भूटिया की बात करें तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है। और करबी की बात किया जाए तो ये असम की जनजाति है। और रंगपा की बात किया जाए तो ये सिक्किम की जनजाति है। इस तरह आपका ऑप्शन बनता है डियर डी सी के बाद आपका बनता है ए, DCAB। तो देखिए किस ऑप्शन में DCAB, देखिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाता है। बैगिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की जनजाति है। भूटिया उत्तराखंड की जनजाति है। करबी जो है आपकी सिक्किम की जनजाति है। एंड सॉरी, करबी पूछा जा रहा है। करबी ये असम की जनजाति है। ठीक है, करबी कहाँ की जनजाति है? असम की जनजाति है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। बैगिया मध्य प्रदेश, ठीक, बैगिया मध्य प्रदेश, भूटिया उत्तराखंड, करबी जो है आपकी, करबी आपकी असम की हो जाती है। एंड रगपा जो होती है आपकी सिक्किम की। तो इस तरह ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल राइट होता है। DCAB आपका ऑप्शन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है, किस स्थान पे जो है परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है? क्या कलपक्कम में नहीं है, क्या काकरापारा में नहीं है, क्या रावत भाटा में नहीं है, क्या ओबरा में नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाता है आपका डी, यानी कि ओबरा में जो है परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जल विद्युत लगाया गया है ओबरा में, और कलपक्कम में ये भी है, और काकरापारा, रावत भाटा। मैं बात करूँ कलपक्कम की तो ये कलपक्कम आपका पड़ जाता है कि तमिलनाडु के इलाके में, जहाँ पे ये परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। फिर काकरापारा की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है आपका। एंड और रावत भाटा ये आपके राजस्थान में राज्य में पड़ता है। तो ये परमाणु शक्ति संयंत्र है कलपक्कम, काकरापारा, रावत भाटा। जबकि ओबरा जो है ये परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है। ये क्या है? ये एक जल विद्युत है, जल विद्युत संयंत्र स्थापित है कहाँ पे? ओबरा में। ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अल्फा क्या है? एक जानवर है, एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक नगर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है डियर। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होंगे। इस सेशन को आप पूरा देखिए और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, हमने इस सेशन से कुछ सीखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होता है? अल्फा क्या है? तो मैं इसका ऑप्शन बता दूं, इसका ऑप्शन बी जो होता है राइट होता है। ये एक प्रकार की घास होती है। अल्फा क्या होती है? एक प्रकार की ये घास होती है। किस तरह की घास है? ये उष्णकटिबंधीय घास है। कैसी घास है डियर? ये उष्णकटिबंधीय घास है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ये आप कह सकते हैं अर्जेंटीना, उरुग्वे या ब्राज़ील में जो है अल्फा घास की जो है कि बहुत ही अधिकता होती है। कहाँ पे? आप अर्जेंटीना में भी ये पाया जाता है पर्याप्त रूप से, और उरुग्वे और ब्राज़ील में भी ये पाया जाता है। और ये जो है घासों की बात किया जाता है, ये बहुत ही मुलायम घास होती है, जो पशुपालन के लिए बहुत ही उपयुक्त
मानी जाती है। ठीक है, अगर घासों की बात किया जाए तो घास जो होते हैं विभिन्न तरह, जैसे स्टेपी घास है, पुष्टाज घास है, ठीक है, और सवाना घास है। इन सब घासों का वीडियो एक ऑलरेडी बना दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको डिटेल से जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सघन चंडका वन कहाँ स्थित है? क्या बिहार में, गुजरात में, तेलंगाना में कि उड़ीसा में? सघन चंडका वन जो है कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है डियर डी, यानी कि ये सघन चंडका जो वन है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो सघन चंडका है एक वन्य जीव अभयारण्य है। और इसके साथ साथ उड़ीसा में मैं एक और आपको बता दूं, सिमलीपाल जो है एक उड़ीसा में ही है। सिमली नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में ही है। और चंडका एलिफेंट रिजर्व जो है ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जबकि गुजरात इसमें से नहीं है, ना कि बिहार में। इन जगह जो है अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाता है डी, जो है सघन चंडका वन या कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में है, जहाँ पे सघन चंडका हाथी नेशनल पार्क है, या फिर बोल सकते हैं एलिफेंट नेशनल पार्क है, या फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क वहाँ पे स्थापित है। इसके साथ साथ नंदन कानन पूछता है तो भी वो उड़ीसा में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 है, नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या असम में है, सिक्किम में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर जम्मू कश्मीर में है? कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो मैं इसका ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाता है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में पड़ता है। और सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है वो भारत चीन के मध्य जो है एक जाने का मार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी तक तो जाता है। दार्जिलिंग से जो है चुम्बी घाटी जाने का मार्ग जो है यही क्या है? यही नाथुला दर्रा है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे सिक्किम में एक प्रसिद्ध दर्रा और भी है जिसको जेलेपला कहते हैं। ठीक है, तो जेलेपला और नाथुला दर्रा जो है बहुत ही प्रसिद्ध दर्रे हैं। कहाँ के? सिक्किम के। ठीक है, तो जो ये जेलेपला जो दर्रा भी इसी राज्य में स्थित है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए, इसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो पर्वत लगभग समानांतर है? इसमें क्या अरावली और विंध्याचल समांतर है? क्या सतपुड़ा अरावली है? क्या विंध्याचल सतपुड़ा है? क्या फिर सतपुड़ा या सह्याद्री है? ये देखिए यहाँ पे लगभग समानांतर की बात कर रहा है। कौन सी पर्वत इस तरह है, जैसे एक पर्वत ये हो गया, फिर एक पर्वत ऐसे इसके समानांतर है। तो कौन से पर्वत हैं जो दोनों एक समांतर? जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैप के बारे में बता दूं। मैप बहुत अच्छा नहीं तो बनेगा, बट हम लोग थोड़ा सा सीख सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये क्या है? आपका इंडिया है। ठीक है, क्या है? ये इंडिया है। तो आपको पता होगा यहाँ पे अरावली है, अरावली के साथ साथ यहाँ पे विंध्याचल है, फिर यहाँ पे सतपुड़ा है। ठीक है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, यहाँ पे महादेव है, यहाँ पे अजंता है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा लगभग समानांतर स्थिति में हैं। तो देखिए सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ पे हैं? तो देखिए ये ऑप्शन आपका सी जो होगा ये राइट हो जाएगा, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा जो है एक ही समानांतर में स्थित हैं। जबकि अरावली ये राजस्थान में पड़ता है, जो कि क्षैतिज रूप से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है डियर, ये आपको पता होगा कि ये पूर्ण रूप से भारत में उद्गम इसका स्थान नहीं है। भारत से बाहर इसका उद्गम स्थान है। किस ग्लेशियर से इसका उद्गम है ये आपसे पूछा जा रहा है। चेमलुंग ग्लेशियर से है, क्या पिंडारी ग्लेशियर से है, क्या यमुनोत्री से, क्या गंगोत्री से है? तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैप ड्रा करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये सपोज दैट क्या है? आपका इंडिया का मैप है। क्या है? आपका ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे आपको पता होगा मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में पड़ती है। यहीं पे एक जो है एक झील है। ठीक है, चेमलुंग झील जो है ग्लेशियर है, वहीं झील के पास मानसरोवर झील है, वहीं से जो है चेमलुंग ग्लेशियर, यानी कि ये आपका ऑप्शन राइट होगा। चेमलुंग ग्लेशियर से निकलती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए फिर बांग्लादेश में जो है गंगा नदी से मिलते हुए
ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र है कहाँ से निकलती है, चेमलुंग ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है, ये चीन के जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत में जैसे क्या सालतोरी कांगरी है, फिर कामेत है, कंचनजंगा है, या फिर नंदा देवी है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, हिमालय पे ही स्थित है। उसी के साथ साथ हिमालय पे भी स्थित आपकी इस कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी है, ये तीसरे नंबर की है। जबकि दूसरे की बात किया जाए तो K2 गार्डविन आस्टीन में मिलता है 8611 मीटर। जबकि एवरेस्ट की बात किया जाए तो 8848 मीटर मिलता है। और वहीं कंचनजंगा की बात किया जाए तो ये 8598 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। ठीक है, कितना बताई गई है? 8598 किलोमीटर, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। तो ये सारे तथ्य आपको निकल के आते हैं। पहला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? एवरेस्ट है। सेकंड, K2 गार्डविन आस्टीन है, जो कि पीओके में स्थित है। फिर लास्ट जो है पूर्ण रूप से भारत में स्थित जो है पूर्ण कंचनजंगा है, जो जिसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर मापी गई है। तो इस तरह क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर निकल के आ रहा है कि हिमालय की सबसे छोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8598 मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होते हैं। जो कोर है आपको पता होगा कि ये आपकी अर्थ है। सॉरी, थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, ये आपको पृथ्वी का ये एक पार्ट है। आपको पता होगा सियाल, सीमा, नीपे, 3 पार्ट इसको मिलते हैं। इसको बोलते हैं सियाल, SI प्लस AL को बोलते हैं। सीमा SI प्लस MA, अभी मैं इसको बता रहा हूँ क्या इसका। और नीफे NI और प्लस FE। देखिए, यहाँ पे सियाल से सिलिका और एल्युमिनियम होता है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम हो जाता है, यहाँ पे निकिल और फेरियम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा है कोर, इसी को हम लोग कोर बोलते हैं। और इसको इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसको मेंटल बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये पार्ट डिवाइड किया गया है। अब कोर की बात किया जाए तो कोर ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की संरचना में मुख्य रूप से कौन से निर्मित होते हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया निकिल फेरियम, जो कि लोहा से संबंधित है। ये आपका होता है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका? निकिल फेरियम जो है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको राइट आंसर बताना है? तो लोहा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि विश्व राजनैतिक और भौगोलिक सीमाओं व भूकंपीय गतिविधि के आधार पर कितने प्लेन इंकडल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है बहुत ही रेयर केस में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा उलझने की बात नहीं, बस सिंपल सी बात है ये कि आप जानते रहिए कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आपको 754 बस याद रखिएगा कि वो राजनीतिक भौगोलिक सीमाओं व भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर कितने फ्लिंग इंगडल क्षेत्रों में बांटा गया। बस फ्लिंग इंगडल याद रखिएगा कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, यही आपसे पूछेगा। 754 यानी कि 754 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का मैप आप शायद देखे होंगे। आपको अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है ऐसे होते हुए निकला है, फिर यहाँ पे आपका यूपी पड़ता है, बिहार पड़ता है, यहाँ पे झारखंड पड़ता है, पश्चिमी बंगाल यहाँ पे पड़ जाता है आपका। पश्चिमी बंगाल के साथ साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऐसे होते हुए आया है। तो छत्तीसगढ़ से कौन सटा हुआ है? यहाँ पे तेलंगाना आपका पड़ जाता है। ठीक है, तेलंगाना इसे सटा हुआ है। जबकि ये बिहार जो है थोड़ा सा इधर है, यानी कि झारखंड और यूपी से ये सटा हुआ है, जबकि इसमें जो है बिहार से सटा हुआ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वो आपका बिहार जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, याद रखना है, बिहार है जो छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ अपनी जो है सीमा को साझा
नहीं करता। बाकी सारे जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ के साथ सटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बर्गिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? क्या सिंचाई है, क्या नौकागमन है, क्या जल निकास है, क्या सिंचाई तथा नौकागमन है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है, सिंचाई तथा नौकागमन है। मुख्य रूप से ये नौकागमन के लिए ही प्रसिद्ध है, जो कि ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नहर मानी जाती है। बर्गिंघम नहर दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नहर मानी जाती है, जो मुख्यतः नौकागमन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी एप्लेसियन है, अलबामा प्रदेश है, पश्चिमी प्रदेश है, या सुपीरियर झील है? तो 13 का आपका डी आंसर राइट हो जाता है, क्योंकि सुपीरियर क्षेत्र जो है वो लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला क्षेत्र माना जाता है, प्रदेश माना जाता है। कौन माना जाता है? सुपीरियर झील प्रदेश जो होता है ये लौह उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, जो कि सुपीरियर झील के तट पे स्थित है, यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डेट्रायट के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट के लिए प्रसिद्ध है कौन? स्वचालित वाहन के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, रेयान के लिए, या रसायन उद्योग के लिए? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। जो डेट्रायट है ये स्वचालित वाहन के लिए, यानी कि मोटर वाहन उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है डेट्रायट। ठीक है, डेट्रायट कहाँ पे है? ये यूएसए में है। ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में, जो कि इरी झील के किनारे पर स्थित प्रसिद्ध ये शहर, ये उद्योग है। यानी कि डेट्रायट उद्योग कहाँ पे है? ये आपका इरी झील के, यानी कि जो ग्रेट लेक है, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन और इरी झील जो है उसी के तट पे स्थित है क्या? डेट्रायट आपका, जो कि मोटर वाहन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? कुर्ग, मैग्नीकॉस्ट, फिर क्वींसलैंड, या फिर तेहरान? तो इसका 15 का आपका ऑप्शन राइट डी हो जाता है कि तेहरान जो है ये खनन नगर के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, और ये तेहरान जो है ईरान की औद्योगिक नगर मानी जाती है तेहरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निर्देशन को क्या कहा जाता है? संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निर्देशन को क्या कहा जाता है? क्या इसमें से संसाधन प्रयोज्यता कहा जाता है, कि संसाधन आवंटन कहा जाता है, कि संसाधन प्रबंधन कहा जाता है, कि संसाधन उपलब्धता कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होता है राइट हो जाता है, संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 17 मैचिंग का है, थोड़ा सा आपको मैच करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन कौन सा सही होता है? क्या नवीकरण जो है जल है, मिट्टी है, क्रायोलाइट है, थोरियम है? अनवीकरण में, पुनर्चक्री में, एकल में कौन से आते हैं? अब देखिए, नवीकरण में आते हैं आपका मिट्टी आ जाता है, क्योंकि मिट्टी हमेशा बनती रहती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती है। अनवीकरण में जिसको हम नवीकरण न कर पाए उसको अनवीकरण कहते हैं, यानी कि दोबारा जिसको यूज नहीं किया जाए, वो थोरियम आपका पड़ जाता है। पुनर्चक्री मतलब होता है जल जो होता है, देखिए जल जो वर्षा होती है समुद्र में जाता है, समुद्र से नदी में नदियों में, समुद्र से फिर बारिश होके आपके पास पहुंच जाता है, तो चक्रीकरण। एकल होता है, एकल में आपका आ जाता है क्रायोलाइट। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है, ए ऑप्शन ये राइट हो जाता है, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ये जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलिए देखते हैं। 18 आपके सामने है, तो देखिए 18 में है, इंग्लैंड में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिसलेट ने किया था, ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने किया था, फ्रेडरिक एंगल्स ने किया, अर्नल्ड टाइनबी ने किया था, टाइनबी। तो इसका राइट आंसर डी आपका हो जाता है 18 का डी, यानी कि अर्नल्ड टाइनबी ने जो है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किया था। कौन किया था? टाइनबी ने किया था। कब किया था? ये सन भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 1844 में किया गया था। किसने किया था? टाइनबी द्वारा किया गया था 1844 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। व्यावसायिक श्रमिक किस काला रंग के से पहचाने जाते हैं? यानी कि जो व्यावसायिक होते हैं किस कलर से? सफ़ेद से, नीला, या लाल, या फिर गुलाबी? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सफ़ेद कलर से पहचाने जाते हैं व्यवसायिक। यानी कि जो व्यवसाय कहते हैं, जैसे वकील हुए, वकील को आपने कभी देखा होगा कि उनके कॉलर में वाइट कलर के कपड़े लगे होते हैं, जो कि किसी भी व्यवसायिक को, श्रमिक को दर्शाते हैं। ठीक है, तो कौन से व्यवसायिक दर्शाते हैं? तो ये
जो होते हैं व्यवसायिक सफ़ेद कॉलर वाले जो होते हैं, ये व्यवसायिक श्रमिक के किस श्रेणी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जायद की फसल है? चावल, सब्जियां, जूट, मक्का। पहले तो हम देख लेते हैं कि रबी खरीफ रबी की फसल होती है और यहाँ पे जायद की फसल होती है और आपकी खरीफ की फसल होती है। तो रबी की फसल जो होती है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, जैसे गेहूँ हुआ, चना मटर हुआ, ये सब जो होते हैं गेहूँ चना मटर ये सब होते हैं रबी की फसल में। जायद की फसल जो कि मई जून में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है, जैसे ककड़ी खीरा सब्जियां जो होती हैं ये सब जायद की फसल की हैं। जबकि खरीफ की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका आ जाता है धान हुआ, बाजरा हुआ, धान बाजरा, बहुत सारी फसलें इसमें जैसे पटसन हुआ और कपास हुआ, ये सब जो है खरीफ की फसल मानी जाती हैं। तो इसमें आपसे जायद की फसल पूछा गया है, तो जायद की फसल में कौन सी आती है? तो जायद की फसल में सब्जियां आपकी आती हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। 21 देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन 21, शिक्षण कार्य क्या है? तृतीयक है, प्राथमिक है, चतुर्थक है या फिर द्वितीयक है? शिक्षण कार्य जो है किस श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक में आपको पता होगा कि ये प्रकृति से संबंधित है, जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, आखिर तक जितने प्रकृति से जुड़े होंगे वो प्राथमिक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और सेकंड की श्रेणी में जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो द्वितीयक की श्रेणी में आते हैं। तृतीयक की श्रेणी में जो है आपके व्यवसायिक आते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 21 का ये जो होगा राइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो है व्हाइट कलर वाले जो है तृतीयक यानी कि व्यवसाय से जुड़े हुए संबंधित माने जाते हैं, जिनको हम तृतीयक श्रेणी में रखते हैं। चतुर्थक श्रेणी में हम इनको जो है रिसर्च शोध और जो है इस तरह के कार्य करने वालों को हम लोग चतुर्थक श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है क्योंकि लोग खेती में लगे हुए हैं, लोग कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, ग्रामीण बेरोजगार एवं रोजगार अनियमित है, यातायात के साधनों का अभाव है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि ग्रामीण बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार अनियमित यानी कि टाइम पे उनको रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि डेली वो लोग रोजगार पाएँ, कभी रोजगार उनको मिलता है तो कभी वो नहीं पाते हैं। इसलिए जो है आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिग्री। जापान का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? क्या कोबे को, इवाटा को, टोक्यो को या फिर ओसाका को? तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाता है बी, यानी कि आपका 23 का बी जो होता है ये राइट हो जाएगा। हाँ 23 का आपका बी राइट हो जाएगा। युवाटा, युवाटा जो है जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, या फिर इसको पिट्सबर्ग या मैनचेस्टर भी कह सकते हैं। जापान का पिट्सबर्ग तथा ओसाका ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान को पिट्सबर्ग कहा जाता है, जापान का पिट्सबर्ग जो है युवाटा को, और जबकि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ये जापान का पिट्सबर्ग और ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लद्दाख चलवासी कृषि संबंधित है इंडोनेशिया से, मलेशिया से, ब्राज़ील से या फिर श्रीलंका से? तो मैं आपको इन सबको बता दूं तो लद्दाख चलवासी कृषि वाले संबंधित हैं ये आपके, ये मलेशिया से संबंधित है। आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। जबकि अगर मलेशिया की बात किया जाएगा तो वहाँ पे आपको लद्दाख चलवासी कृषि संबंधित है, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। लद्दाख चलवासी जो है ये आपका मलेशिया से संबंधित है। जबकि इंडोनेशिया की बात किया जाएगा तो वहाँ के हुमा हो जाएगा, इंडोनेशिया में हुमा हो जाएगा, ब्राज़ील में रोका हो जाएगा। ब्राज़ील में रोका जनजाति रोका चलवासी कृषि संबंधित है, ठीक है। तो रोका जनजाति जो है वहाँ पे कृषि से संबंधित है। और जबकि श्रीलंका की बात किया जाए तो यहाँ पे चेन्ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख चलवासी कहाँ पे है? मलेशिया में है। लद्दाख चलवासी कृषि संबंधित है मलेशिया में। इंडोनेशिया से संबंधित है आपका हुमा। और जबकि ब्राज़ील की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको रोका लगाना है, श्रीलंका के चेन्ना आपको टिक करना है, ठीक है। जबकि आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ का राइट हो जाएगा, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में क्या समाहित है? मुद्रास्फीति, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का मूल्यांकन है, या फिर विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, या आर्थिक कारकों का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप है,
तो आर्थिक भूगोल का संबंध जो होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो होंगी वो आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में समाहित की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फसलों की उपज का, उर्वरक उपभोग का, कृषिगत श्रमिक का, बीजों की किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो 26 का आपका आंसर राइट हो जाएगा आपका ए, यानी कि फसलों की उपज का जो है, फसलों की उपज जो है वो कृषि दक्षता मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। जेरूसलम शहर का विकास हुआ है वाणिज्यिक शहर में, सांस्कृतिक शहर या सैनिक शहर या औद्योगिक शहर? ये जो जेरूसलम जो है ये सांस्कृतिक शहर है। ठीक है, जेरूसलम क्या है, ये सांस्कृतिक शहर के रूप में विकसित हुआ है, जो कि ये इजराइल का एक शहर है। कहाँ का? इजराइल का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? पेरिस पूछ रहा है किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। किस झील के चारों ओर बसा गांव किसी प्रतिरूप में आएगा? किस प्रतिरूप में आएगा, यानी कि कोई झील है, ऐसे मान लीजिए झील है ये, तो झील के चारों ओर बसे गांव को किस प्रतिरूप में नाम दे सकते हैं? तो ये सब घर हैं झील के चारों तरफ जो रहेंगे, क्या अरी है, निहारिका है, नाविकी है या फिर तारा है? तो आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। तो मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, ये आपका निहारिकी, यानी कि ऐसे ऐसे जब झील के चारों तरफ विकसित होंगे गांव तो उसको निहारिका ही कहेंगे, निहारिका की तरफ ये प्रतीत होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो होता है राइट हो जाता है। तो आज के लिए बस 29 ही क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग 33 क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। अभी आज ये पार्ट 1 में है, हम पार्ट 1 में केवल 29 ही क्वेश्चन कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। कुछ इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी और रियलिटी जीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आपकी सफलता में कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।